हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्षेत्रीय संगठन सार्क यानी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क। ये है बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है एग्जाम में आने का चांसेस इसको रहता है क्योंकि सार्क जो है हमारे एशिया से ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब ये वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना ये आपके हित में है। और इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा इसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। ठीक है, सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना कई मायनों में आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ बीए को ही नहीं बनाता है, वो 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई सारे सिलेबस को कवर करता है। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड के 10+2 को भी कवर करता है। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से लेके जो है फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के सारे जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक पूरा को ही कवर करता है। इसलिए अभी भी सोचिए मत, विचार मत कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो ही है जो आपका जो है मेरे वीडियो का फ़ायदा होगा। कई मानने में जो है त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए हेल्पफुल है, आपके भाई बहनों के लिए भी हेल्पफुल है। इसलिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जो है प्रोत्साहन कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं। चलिए, ये बात तो आपके लिए था। अब जो हम देखते हैं क्षेत्रीय संगठन सार्क, आखिर सार्क क्या होती है। कहते हैं कुछ वर्ष पहले जब वर्सल जो है लिपमैन ने एक भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में राज्य के समुदाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वास्तविक इकाई होगी, और उनकी यह भविष्यवाणी काफ़ी सीमा तक सच्ची भी सिद्ध हुई। दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ सैकड़ों संगठन अस्तित्व में आ चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इस प्रकार इन क्षेत्रीय संगठनों के अध्ययन के बिना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति का ठीक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पामर और पॉकिंग्स के अनुसार जो है क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीय प्रबंधनों की तरह प्रवृत्ति हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अति दिलचस्प घटनाएं हैं। कहते हैं 1945 ईस्वी में बाद जब नाटो, सीटो, ठीक है, सीटो और जो था सैंटो, वर्षा पैक्ट और एजेंस, OAS, लिवर लिंक्स और जो है OAU और यूरोपीय संघ, ASEAN तथा सार्क, APSP और G8 और G15, G20 और ब्रिक्स आदि अनेक क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए थे, जिनमें से कुछ आज भी अस्तित्व में हैं और कुछ समाप्त भी हो चुके हैं। और इनके साथ साथ नित्य प्रति नए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन जो अस्तित्व में आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो ये संगठन बनाई जाती है उनका उद्देश्य सिर्फ होता है देश कल्याण। ठीक है, ये सारे क्षेत्रीय संगठन मिलके एकजुट होकर अपने देश की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि एक व्यक्ति जो होता है, एक राष्ट्र जो होता है, उनके लिए समस्याओं को समाधान करना ये असंभव होता है। क्योंकि मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं नेचर का, तो आपको पता है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रही है, किसी एक राष्ट्र से ये समाधान होना संभव नहीं है। तो इसके लिए सारे जो है राष्ट्र इसके लिए जो है अग्रसर रहेगा, कार्य करेगा, तभी जाके जो है जो पर्यावरण जैसे जो है मुसीबत, जो वातावरण को हमें दूषित कर रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो सारे देश मिलके जब इस पे काम करेंगे, सभी देश जो इसकी गंभीरता को समझेंगे, तब जाके सलूशन जो होगा कुछ हद तक कामयाब भी होगा। तो इसलिए जो है क्षेत्रीय संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई देश में युद्ध होता है तो अकेला जो है युद्ध लड़ना संभव नहीं है। आपको पता है कि जब विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जो है एक मित्र राष्ट्र थे और एक जो था ध्रुवी राष्ट्र बने, और तब जाके युद्ध लड़ी गई और फिर जाके जो उनका विजय भी हुआ। तो इसमें मित्र राष्ट्र के विजय हुआ, ध्रुवी राष्ट्र की पराजय हुई। तो कहते हैं ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने सहयोगी की साथ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो है हमारे देश ने मिलके जो है कई देशों से मिलके एक सार्क संगठन बनाया है। आखिर सार्क संगठन है क्या? कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो है चार्टर में क्षेत्रीय संगठन की व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में धारा जो है 52 और 53 क्षेत्रीय संगठन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। चार्टर धारा जो है 51A के अनुसार इस चार्टर के कोई भी धारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित क्षेत्रीय संबंध के विरुद्ध नहीं है, परंतु इस प्रकार की संस्था और व्यवस्था और उनकी गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को अनुकूल होनी चाहिए। देखिए, कोई भी गतिविधियां होनी चाहिए वो है जो है संयुक्त राष्ट्र के संघ के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। अगर आप विपरीत करिएगा तो इसका सजा भी है जो विपरीत ही दी जाएगी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा जो है 53A के आर्टिकल में कहा गया है कि जहाँ उचित होगा सुरक्षा परिषद अपनी कार्रवाई को लागू करने के लिए क्षेत्रीय संबंध या एजेंसियों का
प्रयोग करेगी, परंतु सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के बिना इन क्षेत्रीय संबंध या एजेंसी द्वारा कोई व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये बात साफ शब्दों में कहा गया था। अगर हम देखें तो कहते हैं धाराओं को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि धाराओं के अधीन संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय संगठन और एजेंसी आदि के निर्माण और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियां को मान्यता दी गई है। और आज प्रत्येक क्षेत्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र के पूरक है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी भूमिका जो है बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा है। इस अध्याय में हम जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी इंग्लिश में कह सकते हो साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी रहता है इसका जो है फुल फॉर्म, ठीक है। जिसे आम बोलचाल में हम इसको सार्क कहते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिए, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस, ठीक है। आखिर सार्क ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देखिए सार्क की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। सार्क जो है एक दक्षिण एशिया में स्थित 8 देश, ये 8 देश से मिलकर बना है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब कह सकते हो कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने मिलके बनाया है। अगर आपको आसानी शब्दों में याद भी रखना है तो भारत के जिनके जो सीमा मिल रहे हैं भारत में, वही देश जो है इसके मुख्य सदस्य हैं। तो इसलिए सार्क को याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव जो है क्षेत्रीय संगठन है। इसका आरंभ जो हुआ था 1985 ईस्वी में 7 देशों द्वारा किया गया था और अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाए जाने का निर्णय नवंबर 2005 में ढाका में हुई 13वें शिखर सम्मेलन में किया गया था और अफगानिस्तान द्वारा पहली बार अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए सार्क देशों के 14वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो कह सकते हो जब ये स्टार्ट हुआ तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो था 1985 में और जो उस समय जो सदस्य देशों की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन ढाका को जो है 2005 में सम्मिलित किया गया। कहते हैं अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में हुई सार्क देशों के 14वें शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और मलेशिया, म्यांमार, दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार निरीक्षण के रूप में भाग लिया गया था। यानी अमेरिका, चीन, जापान और यूरोपीय संघ ने भी इसकी तरफ दृष्टि जो है उठा रखी है और वो भी इसकी जो है गुणवत्ता को देख के आश्चर्यचकित है। उसके बाद है राष्ट्रपति जियाउर रहमान के यत्न। कहते हैं बंगाल देश के राष्ट्रपति जो जनरल जी.आर. रहमान द्वारा जो है 1970 से 80 के बीच नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा किया गया था, जिसके दौरान उनके द्वारा नई देश के नेताओं के साथ परस्पर सहयोग के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई थी। उनके द्वारा नवंबर 1980 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन विषय में संबंधित एक कार्यपत्र तैयार किया गया था, जिसे विचार के लिए विभिन्न देशों को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त संभावित जो है परस्पर सहयोग के लिए 11 क्षेत्रीय की निशानदेही भी की गई थी। तो कहते हैं ये जो था राष्ट्रपति जी.आर. रहमान के प्रयत्नों से बनाई गई, जो कि 1985 ईस्वी में इसकी संगठन बनाई गई। कहते हैं ये जो थे सभी देशों को जो है 11 क्षेत्रीय देशों को ये जो है पत्र के रूप में भेजा गया और उनके विचार विमर्श को इकट्ठा किया गया। उसके बाद था विदेशी सचिव की कोलंबो बैठक। कहते हैं 1981 ईस्वी में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी.आर. रहमान द्वारा जारी किए गए कार्यपत्र में शामिल प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 7 देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के जो है विदेश सचिव को अप्रैल 1981 ईस्वी में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार किया गया। परंतु इसके साथ साथ यह भी अनुभव किया गया कि इन क्षेत्र के राज्य के बीच द्विपक्षीय त्रिपक्षीय सहयोग भी बना रहना चाहिए। इस बैठक में 5 देश जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, संचार, मौसम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परस्पर सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति प्रकट की गई थी और विभिन्न देशों के इस संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा भी गया था। इसके अतिरिक्त 7 देश को एक कमेटी गठित की गई थी, जिसे सहयोग के लिए दूसरे क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य भी सौंपा गया। उसके पश्चात विदेशी सचिव की काठमांडू बैठक, जो 1981 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि नवंबर 1981 में 7 देशों के बीच सचिव के नेपाल की राजधानी काठमांडू में दूसरी बैठक हुई, जिसमें 7 देशों के अध्यक्ष ग्रुप और 5 देश की कमेटी की सिफारिश पर स्वीकृति दी गई। यातायात, डाक सेवाएं और विज्ञान तथा तकनीक सहयोग की समस्या का पता लगाने के लिए यह अध्ययन दल स्टडी ग्रुप्स का गठन किया गया। उसके बाद अब विदेशी सचिव के इस्लामाबाद बैठक।
जो 1982 ईस्वी में हुई थी। विदेशी सचिव की तीसरी बैठक अगस्त जो 1982 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई, जिसमें काठमांडू में गठित किए गए अध्ययन ग्रुप की सिफारिश को स्वीकार किया गया और खेलों, कला और संगीत जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की भावनाओं का पता लगाने के लिए एक अध्यक्ष दल गठित किया गया। इस बैठक में नई देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक बुलाई जाने की जरूरत भी अनुभव की गई। उसके बाद था विदेशी सचिव की ढाका बैठक। विदेशी सचिवों की चौथी बैठक जो थी मार्च 1983 में बंगाल देश की राजधानी ढाका में, जिसमें विभिन्न देशों के स्थापित किए गए पारंपरिक सहयोग का मूल्यांकन किया गया। संयुक्त कार्यक्रम अपनाए जाने के जरूरत पर बल दिया गया और ढाका बैठक में विदेश मंत्री की बैठक के लिए पारंपरिक क्षेत्रीय तैयार किए गए और इस क्षेत्र की शीघ्र बुलाए जाने पर बल दिया गया। और इस बैठक में यह भी निश्चित किया गया था कि विदेश मंत्री की बैठक दिल्ली में होनी चाहिए। उसके बाद था विदेश मंत्री की नई दिल्ली बैठक जो थी 1983 ईस्वी में की गई थी। दक्षिण एशिया के देशों की विदेश मंत्री की जो बैठक है अगस्त 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई, जिसके अंत पर विदेशी मंत्री द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित नई घोषणा पत्र को हस्ताक्षर किए गए। और इसके अनुसार जो कुछ उद्देश्य थे वो उद्देश्य ये थे कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण का विकास करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ये पहला उद्देश्य था इस क्षेत्र के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्न करने और लोगों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान करना। तीसरी बात थी दक्षिण एशिया देशों को सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। चौथी थी इन क्षेत्र के देशों को समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन करना। पांचवा जो थी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी और क्षेत्रीय वैज्ञानिक क्षेत्र में पारंपरिक सहयोग का विकास करना। अन्य विकासशील देशों के साथ संबंध मामलों से संबंधित परस्पर सहयोग के सुदृढ़ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त हितों की संबंधित मामले संबंधी परस्पर सहयोग की दृढ़ता बनाना। समान उद्देश्य और सिद्धांत वाले दूसरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग करना इनकी आखिरी थी। तो कहा जाता है जो इनकी 8 बातें थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इन्हीं 8 बातों को लेकर उन्होंने आगे बढ़े। उसके पश्चात है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के लिए बैठक जो 1984 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए पहली बैठक जो थी 27 जनवरी 1984 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ इन क्षेत्रों के देशों में मैत्रीपूर्वक राजनीतिक संबंध का विकास भी होना चाहिए। यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया देशों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए क्षेत्र से बाहर के देशों पर निर्भर समाप्त कर देनी चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी की एक बैठक फरवरी 1985 ईस्वी में मालदीव की राजधानी में हुई, जिसमें दक्षिण एशिया के देशों के विदेश मंत्री का एक परिषद का गठन करने पर बल दिया गया था, जिसके द्वारा परस्पर सहयोग की संयुक्त इच्छाओं के स्थगित रूप दिया जा सके। यह प्रस्ताव जो थी विदेशी मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था और ढाका में दिसंबर 1985 में होने वाले राज्य तथा सरकार के अध्यक्षों के पहले सम्मेलन की स्वीकृति के लिए रख दिया गया। उसके बाद था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन सार्क का निर्माण आखिर क्यों किया गया। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन सार्क पहले से निश्चित की गई कि योजना के अधीन दक्षिण एशिया के 7 देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को राज्य तथा सरकार के प्रमुखों को दिसंबर 1985 में ढाका में हुए शिखर सम्मेलन में जो था इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का निर्माण करने की घोषणा की गई थी और इस संगठन के स्थायी सचिव जो थे स्थापित किए जाने की जरूरत अनुभव की गई, जो बाद में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया। नवंबर 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में जो अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सार्क में सम्मिलित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। अंततः आज सार्क के 8 देश दक्षिण एशिया के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। निरीक्षण का दर्जा, ठीक है, भारत ये सार्क ने देशों को निरीक्षण करने का भी मौका दिया है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया, मलेशिया, म्यांमार और अमेरिका को सार्क में निरीक्षण का दर्जा भी प्राप्त है और ये देश निरीक्षण के रूप में सार्क शिखर सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। उसके बाद है सार्क के उद्देश्य। देखिए, सार्क देश बनाने के 8 उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। कहते हैं सार्क धारा 1 के रिगार्डिंग इसको उद्देश्य दी गई है। कहते हैं पहला तो यही होता है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण का विकास करना और उसके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार करना, ये उनका पहला प्राथमिकता है। और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास की गति को तेज करना इनका सबसे बड़ा प्राथमिकता होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये रहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में
जो है सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना और इसे मजबूत करना भी उनका परम धर्म रहता है। उसके बाद चौथा जो है परंपरा विश्वास में वृद्धि करना और एक दूसरे की समस्याओं को समझना और उनकी कद्र करना भी इसमें सम्मिलित होती है। पांचवा जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी और पारंपरिक सहायता विकास करना। ठीक है। छठवां जो पॉइंट है दूसरी विकासशील देशों के साथ सहयोग का विकास करना। दूसरे जो विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग करना और उनको जरूरत पड़ने पर उनको मदद करना ही सार्क देश का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त हितों वाले मामलों में संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारंपरिक सहयोग की मजबूती करना भी इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त चीज़ें ही, देखिए अगर दूसरी जगह अगर नाटो है तो नाटो देशों से वार्ता करने के लिए हमें सभी देशों को मिलकर ही बात किया जा सकता है और इसके लिए सार्क होना भी इम्पोर्टेंट है। इससे ये होता है कि सभी देश के प्रतिनिधि जो होते हैं, जो नाटो या किसी और भी देश के जो संगठन है उससे बात करने के लिए वो हिचकिचाएगा नहीं और उनको क्लियर ही बात किया जा सकता है। उसका आठवां पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, सार्क के उद्देश्य के साथ मेल खाने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ सहयोग करना। क्योंकि और भी जो संगठन बनाई गई है उनका भी जो है उद्देश्य यही है, तो उनके साथ सहयोग बनाना और देश को एकजुटता में लेके जाना। क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसका जो है अकेला मुकाबला करना संभव नहीं है। इसमें से जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपको पर्यावरण ही है, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है सार्क देश ही कुछ नहीं कर पाएगा जब तक सारे देश मिल के इसके ऊपर गंभीर नहीं होंगे, तब तक जो है पर्यावरण के जैसे समस्याओं को सलूशन करना शायद संभव ना हो। और हो सकता है कि ये जो गंभीर खतरा के रूप में भी कई बार जो है मानव समाज के लिए खतरा उत्पन्न करे और मानव समाज को नष्ट भी करे। तो इसलिए सभी सार्क देश ही हो, चाहे वो नाटो हो, शीटो हो, वर्सा पैक्ट हो, कोई भी हो, जितने सारे संगठन बनाए गए हैं उनको मिलके अपने जो है विश्व के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना है जो जन कल्याण के लिए उचित रहे। उसके पश्चात सार्क के सिद्धांत। देखिए सार्क के सिद्धांत भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप उद्देश्य जानते हो, उसका अर्थ जानते हो, तो सिद्धांत भी जानना जरूरी है। तो कहते हैं धारा जो है 2 में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। इसका पहला तो उद्देश्य यही रहता है, इसका सिद्धांत यही है कि एक दूसरे राज्यों को प्रभुता, भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान और एक दूसरे के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप न करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी देश को जो है एक दूसरे के मामले हस्तक्षेप करना गलत है। ये सिद्धांत है कि कोई देश में कोई प्रॉब्लम हो, वो जो है आंतरिक प्रॉब्लम में हस्तक्षेप दूसरा देश नहीं कर सकता। दूसरा है पारंपरिक सहयोग में वृद्धि करना। जो आपसी संबंध होते हैं, आपसी भाईचारे की बातें होते हैं, उनको संबंधों में जो है वृद्धि करना, ये इसका दूसरा सिद्धांत है। सार्क देशों के बीच सहयोग एक दूसरे देशों के साथ सहयोग के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई देश किसी दोस्त से दोस्ती कर रहा है या उससे आवश्यकता का फ़ायदा उठा रहा है, तो इसमें कोई भी देश अड़चने नहीं डाल सकता है, रास्ते में बाधा नहीं बन सकता है। तो ये इसका जो है प्रिंसिपल ऑफ द सार्क। उसके बाद 4th पॉइंट जो यही बात बोलती है कि सार्क सम्मेलन में सभी निर्णय आम सहमति से किए जाएं। यानी इसमें ये हो कि सभी व्यक्ति का जो है परंपरा विचार रखे और सभी के जो सहयोग पाना भी सार्क देशों के जो है इंपॉर्टेंट में से एक मान्यता दी जाती है। उसके पश्चात है सार्क का संगठनात्मक ढांचा। देखिए सार्क का जो है सकारात्मक ढांचा भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ को जब तक आप सिस्टमैटिक नहीं बनाओगे वो जो है कभी भी स्टेबलेट नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी सामने आती है कि जो है सार्क का संगठनात्मक ढांचा क्या है। कहते हैं राज्य सरकारें के प्रमुख की बैठक सार्क शिखर सम्मेलन। तो इसमें यही बात आती है कि यह सार्क का सुरक्षा नीति निर्माण अंग है और इसके बैठक वे वर्ष में एक बार होती है, जिसे सार्क का शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सदस्य राज्य के प्रमुख या सरकारों के प्रमुख भाग लेते हैं और यदि किसी एक सदस्य देश का प्रमुख इसके सम्मेलन भाग लेने संबंधी अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो शिखर सम्मेलन जो है स्थगित कर दी जाती है, क्योंकि इसमें सारे देशों का जो है सहमति होना परम आवश्यक होती है। उसके बाद होता है मंत्री परिषद। सार्क देशों के मंत्री जो है विदेश मंत्री सार्क के मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं और इसके बैठक में साधारण वर्ष में 2 बार होती है और यह जो है नीतियां का निर्माण भी वहीं पे की जाती है। नीतियों और कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती है कि उनके द्वारा जो कार्यक्रम बनाई गई थी उसका क्या परिणाम निकला है। ये समीक्षा भी होना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। उसके बाद है स्थायी कमेटी, यानी सार्क देशों के विदेश सचिव स्थायी कमेटी सदस्य होते हैं। ये सार्क की नीति और कार्यक्रम में तालमेल पैदा करती है, साधन जुटाती है और सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के निसंदेही करती है और इसकी बैठक जो है प्राय होती रहती है, परंतु वर्ष में 2 बार बैठक होना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद तकनीकी कमेटी।
शार्क देशों की प्रतिनिधित्व में तकनीकी कमेटी सदस्य होते हैं और ये कमेटी शार्क के कार्यक्रमों को कार्यबद्ध करने और उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होती है। यह कमेटी समय अपनी रिपोर्ट स्थायी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पर निगरानी रखना सरकार के लिए या कोई भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सफल होती है जब उस पर निगरानी रखी जाती है और को समय समय पर जो है निरीक्षण करना भी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके पश्चात है कार्य कमेटी। स्थायी कमेटी एक कार्य कमेटी का गठन कर सकती है जिसमें उन देशों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष जो है कार्यक्रम को लागू करने में संबंधित होते हैं। इस कमेटी के सदस्य की संख्या जो है कम से कम 3 होती है। उसके बाद होता है सचिव। सचिव भी होना बहुत जरूरी होता है। सचिव सार्क का मुख्य कार्यालय है जो है 1987 ईस्वी में नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थगित किया गया था। महासचिव इसका इंचार्ज होता है और उसकी सहायता के लिए शेष स्टाफ नियुक्त किए जाते हैं। महासचिव 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य राष्ट्र में चुना जाता है और महासचिव का पद सदस्य राज्य में बारी बारी घूमता रहता है और बारी बारी आने पर संबंधित देश द्वारा इस पद के लिए व्यक्ति मनोनीत किए भी जाते हैं, जिसके नाम सदस्य के देश अपनी स्वीकृति देती है। महासचिव के जो है मुख्य कार्य क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सार्क के प्रोग्राम में तालमेल पैदा करना कि सार्क के जो प्रोग्राम होती है उसमें किसी तरह का त्रुटि न हो। दूसरा होता है सार्क के अंगों की बैठक का प्रबंधन करना, कि जहाँ भी प्रबंधन करना, उनकी सुरक्षा, सभी चीज़ों की देखभाल करना ही महासचिव का मुख्य कार्य होता है। तीसरी बात रहती है कि सार्क की जो कार्रवाइयों का रिकॉर्ड रखना, कि सार्क ने अब तक क्या कार्य किया है और इसका क्या परिणाम निकला है, वो महासचिव का कार्य होता है, उसके रिकॉर्ड रखना। उसके बाद होता है जो है चौथा जो है होने वाले सम्मेलन की विषय सूची थी और स्थान का निर्धारित करना, क्योंकि इस स्थान का निर्धारित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है और इसके विषय सूची की हम इस बार किस बात पे बात करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद 5वां होता है वो सभी कार्य करने जो इसे सौंपे जाएं, जो भी कार्य होती है उसको यहाँ पर सौंपना भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद जो है देश की कंट्रीब्यूशन, कौन देश जो है वित्तीय फाइनेंस कैसी करती है। आप देख सकते हो कि सबसे जो अधिक फाइनेंस करती है वो इंडिया करती है। ठीक है, पाकिस्तान उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव। तो सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है और इंडिया जो है सबसे आगे है, अग्रसर है इन चीज़ों में। तो इंडिया का जो है कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक 32% है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके पश्चात सार्क के 3 चार्टर्स होते हैं। एक राजनीतिक चार्टर होती है, एक सामाजिक चार्टर होती है और एक जो होती है लोकतंत्र चार्टर होती है। तो सबसे पहले तो आता है राजनीतिक चार्टर क्या होती है, जो 8 दिसंबर जो है 1985 को बांग्लादेश में हुए सार्क देशों के पहले शिखर सम्मेलन में राजनीतिक चार्टर के अपनाया गया था। इसकी कुल जो है 10 धाराएं हैं। राजनीतिक चार्टर के अनुसार व्यवस्था की गई थी कि सार्क के सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए एक दूसरे की राय लेनी चाहिए, ताकि जो है तीसरे संसार के देश एंड थर्ड वर्ल्ड ऑफ कंट्री को प्राप्त होने वाली सहायता को सुनिश्चित बनाया जा सके। दूसरा जो था सामाजिक चार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में जनवरी 2002 में आयोजित किया गया था। सार्क देशों के 11वें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया जो है सामाजिक चार्टर की कुल 12 धाराएं थी और सदस्य देशों के सामाजिक और जो है राष्ट्रीय विकास के लिए यत्न करने, सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, सार्क के उद्देश्यों को प्राप्त करना, स्त्री की स्थिति को में सुधार करना, बच्चों के अधिकार की रक्षा और उनकी भलाई को सुनिश्चित बनाना, क्षेत्र की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए यत्न करने, नशे के प्रसार को रोकना आदि सामाजिक चार्टर के मुख्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद बनाया गया था लोकतंत्र का चार्टर भूटान की राजधानी जो है थिम्पू में जो है अप्रैल 2010 में आयोजित किए गए थे सार्क देशों के 16वें शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। सार्क के सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि सामाजिक, सार्वजनिक कल्याण, शांति, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, कानून का शासन, नागरिक के शासन अधिकार, लोगों के इच्छा का सम्मान आदि लोकतंत्र के चार्टर के मुख्य उद्देश्य बनाए गए थे। तो ये सारे उद्देश्य जो थे लोक कल्याण के लिए थे और जनहित के लिए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब तक जो है 19 शिखर सम्मेलन वार्ता सम्मानित हो चुकी है। कहते हैं इन सारे शिखर सम्मेलन में कभी कृषि के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी आतंकवाद के मुद्दे थे, ठीक है, कभी देश की शांति के लिए, कभी जो है देश की तरक्की के लिए, हर समय जो है समय समय पर इसके जो है सम्मेलन हुई है और इस पर इन बातों को उठाया गया है। ठीक है, कई शिखर सम्मेलन जो हुए हैं उनकी समय अवधि भी था जिसमें उन्होंने सभी बातों पर डिस्कस किया, जैसे कि हो गया गरीबी, भूखमरी, ठीक है, जो बच्चों का बाल विकास कैसे हो, इन पे जोर दिया गया, कृषि के संबंध में वृद्धि करना, इन पे निर्भर
बातें दी गई, शस्त्र को निशस्त्रीकरण के लिए बातें की गई। हर तरह के जो शिखर सम्मेलन हुए हैं सब में अलग अलग बातों का सूत्रपात किया गया है। ठीक है, सभी शिखर सम्मेलन में इन्हीं बातों पर ध्यान दिया गया है कि देश को जो है विकास के रास्ते में कैसे अग्रसर किया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है। देखिए दोस्तों, शिखर सम्मेलन जब भी किया गया है तो हम अच्छे देश की भलाई के लिए उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और सभी के मुद्दे जो थे हमेशा सदैव ही आतंकवादी मुद्दा मेन रहा है, क्योंकि हर देश जो है आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है। तो शिखर सम्मेलन के जो मुद्दे थे, जब भी शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, अब तक 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी आतंकवादी का मुद्दा ही था, जिन्होंने बहुत प्रायोरिटी दिया। और उसके बाद जो था पर्यावरण के बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर भी बात की गई। ठीक है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, बाल मजदूरी होती है, उस पर भी जोर दिया गया। तो सब जो है अब तक जो है 19 हो चुके हैं, लेकिन 19वां जो शिखर सम्मेलन था उसको स्थगित करना भी बहुत इंपॉर्टेंट में से माना जाता है कि आखिर जो था 19वें शिखर सम्मेलन को क्यों स्थगित कर दिया गया था। कहते हैं 30 सितंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा घोषणा जारी करके वह और जो है 10 नवंबर 2016 को उनके देश में आयोजित किए जाने वाले 19वें जो है शार्क शिखर सम्मेलन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 18 सितंबर 2016 को भारत के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र उरी में स्थित सैन्य है जो हैंडवर्क पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवादियों द्वारा आक्रमण करके भारत के 18 सैनिकों को शहीद कर दिया गया, जिसके विरोध स्वरूप भारत सहित सार्क में अन्य सदस्य देशों ने अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका द्वारा शार्क सम्मेलन में भाग लेने के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट की गई। और इस सभी सदस्य देश के मत था कि दक्षिण एशियाई के इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, और क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और स्रोत है, जब तक पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों पर लगाम नहीं लगाई जाती है, शार्क शिखर सम्मेलन के लिए उचित वातावरण नहीं पैदा किया जाता है, तब तक जो है शार्क शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा। यो उनका परम वचन थी। नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा समय समय पर भारत का शार्क शिखर सम्मेलन बुलाए जाने के संबंधी सूचित किया गया, जबकि भारत द्वारा पाकिस्तान में शार्क शिखर सम्मेलन के बुलाए जाने संबंधी अपनी रुचि नहीं दिखाई गई, और किसी भी एक सदस्य देश की असहमति की स्थिति में शार्क शिखर सम्मेलन जो होती है वो स्थगित कर दी जाती है, जो कि इनका सिद्धांत है। और कोई एक देश अभी अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो यह अनिश्चित काल के लिए जो है शिखर सम्मेलन स्थगित कर दी जाती है। तो कहते हैं 19वें शिखर सम्मेलन जो था 2016 में होना था, काठमांडू में होना था, लेकिन पाकिस्तान की गतिविधियों की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया और सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करने में असमर्थता व्यक्त किया। इसी वजह से जो है 19वें शिखर सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात जब भारत में और पूरा विश्व में महामारी कोविड फैली, तब जाके शिखर सम्मेलन को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा करवाना पड़ा। कहते हैं सार्क नेताओं की कोविड-19 खतरे से निपटने के लिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है सार्क की बैठक हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। सारे देश इस समय अकेले साथ में आ गए और जो कोविड-19 के जो प्रहार थी उसको उन्होंने बहुत ही डट के मुकाबला किया। कहते हैं विश्व स्तर पर फैली हुई कोरोना वायरस की महामारी जैसे कोविड-19 की भी कहा जाता है के साथ निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जो है 15 मार्च 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके सार्क के सदस्य देशों के साथ जो है शासन मुखिया के द्वारा लगाया गया था। पाकिस्तान द्वारा उनके स्वास्थ्य मंत्री जाफर मिर्ज़ा द्वारा भाग लिया गया था, और वीडियो कॉन्फ्रेंस को इस जो है मुसीबत का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से सुझाव भी दिए। पहला सुझाव तो यही था कि सुरक्षित योगदान के आधार पर कोविड-19 आपातकालीन जो है कोष कायम किया जाना चाहिए, जिसमें से सदस्य देश अपनी ज़रूरत अनुसार पैसा निकलवा सकेंगे। इस कोष में भारत द्वारा जो है $10 मिलियन का योगदान दिया जाने की घोषणा किया गया, यानी भारत की तरफ से 10 मिलियन डॉलर की योगदान दिया गया। इसके बाद बांग्लादेश द्वारा $1.5 मिलियन का योगदान दिए जाने की घोषणा भी की गई। तुरंत कार्रवाई करने के लिए विशेषज्ञ की टीम जो थी गठित की जानी चाहिए, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रत्येक सप्ताह मीटिंग की जानी चाहिए। विशेषज्ञों की यह टीम कोविड-19 के खतरे के निपटने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करेगी, ये इनकी मुख्य बात थी। उसके बाद तक कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए।
कोरोना वायरस के पैदा हुई समस्या को निपटने के लिए सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र यानी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को सक्रिय किया जाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका पांचवा विचार जो था नरेंद्र मोदी का, वो था कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए स्टाफ की ऑनलाइन मीटिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये जो था जो है कोविड-19 के जो है निपटने के लिए जो था सम्मेलन की गई थी। पहले जो थी 19वां सम्मेलन थी जो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रयत्नों से जो है ये 19वां जो है सम्मेलन हुई, और हुई भी तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग, और इसमें जो है कोविड-19 के निपटने के लिए हर तरह की बातें को सामने समक्ष रखा गया और इस पर बात विचार विमर्श किया गया, और इसको जो है कोविड-19 के जो आपातकालीन घोषित भी किया गया, प्लस इसके रिगार्डिंग जो था एक फंड भी बनाई गई जिसमें भारत द्वारा जो है 10 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया और बांग्लादेश द्वारा जो है 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान दिया गया, जिसमें कोई भी जो है देश निकाल के अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अग्रसर हो सके। उसके बाद है शार्क का क्या महत्व है, शार्क हमारे लिए क्यों जरूरी है। कहते हैं अभी आज सारा विश्व जो है विश्व गांव या ग्लोबल विलेज में बदल चुका है, परंतु फिर भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न समस्या होने के कारण आज विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन बन के तैयार हो रखे हैं, और सार्क एक ऐसा ही संगठन है जो दक्षिण एशिया के राष्ट्रों द्वारा अपनी संयुक्त आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है 1985 में स्थापित किया गया था। सार्क का जो महत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बात यही आती है कि संयुक्त मुद्दे पर विचार करने के लिए मंच तैयार करता है। हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। ये देश लंबे समय तक साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण का शिकार रहे हैं और लगभग यह इकट्ठे ही स्वतंत्र भी हुए हैं। सार्क एक ऐसा मंच है जहां ये सभी देश अपनी स्वतंत्र समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और गरीबी, अनपढ़ता, आर्थिक पिछड़ापन और बेरोजगारी आदि इन देशों के संयुक्त समस्याएं हैं। इसके उपरांत जो है 15 मार्च 2020 को कोविड-19 की जो महामारी निपटने के लिए एक सार्क देशों के शासन मुखियों में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस द्वारा इस समस्या के समाधान से निपटने के लिए विचार विमर्श भी किया गया और कई जो है विचार सामने रखा भी गया। उसके बाद था पारंपरिक आर्थिक लाभ भी हुआ। सार्क में शामिल देश एक दूसरे को आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। आज प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों के देने के लिए कुछ न कुछ अवश्य है, और इसी तरह आज विभिन्न देशों को कोई न कोई कमी भी है। सार्क में सम्मिलित देश यदि पारंपरिक व्यापार को विकसित करें तो इन्हें बहुत सारा जो है आर्थिक लाभ भी हो सकती है। दूरदराज देशों ने जो है आवश्यक वस्तुओं का आयात महंगा पड़ता है, जबकि निकट देशों से वस्तु जो है वही वस्तु प्राप्त कर लेना सस्ती पड़ती है। क्योंकि बात भी बहुत ज़रूरी है, अगर मान लीजिए हमारे पड़ोसी देशों से ही जो हमारी आवश्यकताएँ वो आ जाए तो हमें जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है बहुत दूर से लाने में जो है सामानों के वस्तुओं के जो है महंगाई और बढ़ जाती है। तो अगर हम सारे देश इकट्ठे हो जाए जो हमारे पड़ोसी देश तो अपनी आवश्यकता हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। कहते हैं 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों के द्वारा दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी सेफ्टा लागू किया गया था, जिसका इन देशों को काफ़ी आर्थिक लाभ भी पहुंचा। कहते हैं सेफ्टा जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता। यानी सेफ्टा का जो होता है SAFTA का जो है पूरा नाम जो होता है क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों द्वारा दक्षिण एशिया स्वतंत्र व्यापार समझौता के रूप में लागू किया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहा और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा की भावना। सार्क इसमें जो है शामिल देशों को सामूहिक सुरक्षा की भावना भी प्रदान करता है। मालदीव पर जो है 3 नवंबर जो है 1998 को श्रीलंका के कुछ आतंकवादी द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, आक्रमण करने की वजह से क्या हुआ, मालदीव की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत द्वारा अपनी सेना भेजी गई थी तथा मालदीव को बचाया गया था। यद्यपि सैनिक सहयोग सार्क का उद्देश्य नहीं है, परंतु फिर भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता की जा सकती है। उसके बाद है संस्कृति विकास। सार्क में शामिल विभिन्न देशों के बीच अनेक प्रकार की सांस्कृतिक साझा पाई जाती है तथा वह परंपरा प्रयत्नों द्वारा संस्कृति विकास भी कर सकते हैं। सार्क के देशों में कलाकार एक दूसरे के देशों में जाते हैं तथा वहां जाकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। यदि इस संस्कृति आदान प्रदान को एक अस्थायी विशेषता बना दिया जाए तो इससे सभी देशों को संस्कृति प्रफुल्लता होती रहेगी और तथा इसका सभी को लाभ भी मिलेगा। उसके पश्चात आतंकवादी पर नियंत्रण पाने में सहायक। देखिए, सार्क देशों का पारंपरिक सहयोग
जो है आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। आतंकवाद ने आज लगभग विश्व के सभी देशों को जो है प्रभावित किया है और इस पर नियंत्रण पाने के लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत है। आतंकवाद की जड़ें एक दूसरे देशों में हैं और उसके तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी अकेला देश इस पर नियंत्रण नहीं पा सकता है। कहते हैं ना कि देश को तो कई देश संरक्षण जो है प्रदान करती है। अगर आतंकवाद को हम इसी तरह से संरक्षण देते रहें तो हो सकता है कि आतंकवाद जो है मंगोल की तरह जो है हम पे आक्रमण करते रहेंगे और हमारे जो है समाज को तहस नहस करते रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक आतंकवादियों को जो है फन को ना कुचला जाए, हमारा देश या कोई भी देश तरक्की करना संभव नहीं है। क्योंकि आतंकवाद सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, हर एक विश्व की समस्या है और ये जो है किसी भी देश को जो है विकसित होने के लिए सबसे बड़ा बाध्य करता है और हमेशा यह बाधा उत्पन्न करता है। तो आतंकवाद का समस्या जो है हर एक देश की जो है सर दर्द बन गई है। इसलिए आज ज़रूरत है कि विश्व के प्रत्येक देश मिलके इसकी समस्याओं का समाधान करे और इस पर जो हो सके उचित से उचित कार्रवाई करे। उसके पश्चात है दक्षिण एशिया विकास कोष की स्थापना। देखिए, कहते हैं भूटान के नरेश द्वारा जो है 1991 ईस्वी में कोलंबो में आयोजित किए गए जो है शार्क शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया विकास कोष की स्थापना की सुझाव दिया गया था, जिसमें जो 1995 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए शार्क शिखर सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। इस संगठन की औपचारिक स्थापना जो थी 16 जून 1996 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। दक्षिण एशिया विकास कोष का मुख्य उद्देश्य सार्क देशों में चल रही विभिन्न योजनाओं में क्षेत्रीय निवेश की प्रवृत्ति से उत्साहित करना और ऐसी योजनाओं को जो है उत्साहित करना है जिसका लाभ 2 या 2 से अधिक देशों को पहुंचाया जा सके। आरंभ में जो है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी के साथ यह कोष स्थापित किया गया था। उसके बाद कहते हैं दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी सेफ्टा यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA, तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता उत्तरी अमेरिका और यूरोपियन देशों के से प्रेरणा लेकर 1993 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित जो है 7वें शार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क देश द्वारा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करके उदार व्यापार नीति अपनाए जाने के निश्चय किया गया था। आखिर उदार जो है व्यापार का अर्थ क्या होता है? उदार व्यापार का अर्थ होता है कि उसमें जो है मुफ्त किया जाए, इसमें कोई तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है एक दूसरे जो है सहयोगी देश में व्यापार करने से। इससे क्या होता है, व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और जो व्यापारी होते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो है अपने सामानों को जो है मित्र राष्ट्रों में जो है अपने देशों के आसपास जो देश है उनमें है व्यापार कर सकते हैं। तो यही बात जो है उदार व्यापार करने की नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम उदारीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात समय समय पर इस समझौता को लागू करने के लिए सार्क देशों द्वारा अपनी वचनबद्धता प्रकट की गई है। 2011 में मालदीव के शहर अर्डू में आयोजित जो है 17वें शार्क शिखर सम्मेलन में जो है सप्टा को लागू करने के रास्ते के बीच में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए यत्न किए जाने का निर्णय भी किया गया था। परंतु विभिन्न देशों के परस्पर मतभेद के कारण स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत से देश जो है अपनी जो है लाभ को सोच रहे हैं, लाभ कमाने के चक्कर में है, इसलिए वे जो है सफ्टा जल्दी से लागू होने में सक्षम नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अगर कोई मुफ्त व्यापार कर दिया जाए तो उनको बहुत से चीज़ों में जो है देशों को हानि पहुँचती है। लेकिन दो देश ये नहीं जानते हैं कि देश जो है एक गरीब देश है, एक अमीर देश है। अगर हम सब सहयोग मिलके साथ मिलके चले तो हो सकता है कि जो है हम काफ़ी अच्छे भी बन जाए और अपने नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं देने में सक्षम भी हो जाए। तो कई देश जो है इसके कई कार्य में रुकावट करता है, सेफ्टा को लागू करने के लिए उनकी जो है नीति मान्य नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से जो है सेफ्टा जो है काफ़ी जो है संकटों में घिर जाता है। उसके पश्चात है महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना। साथ ही देश कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना में सफल भी हो पाए हैं, जिसका लाभ है सभी देशों के हुआ है। कहते हैं कि 1998 में कृषि से संबंधित एक केंद्र स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि संबंधी नवीनतम खोज करना तथा सदस्य देशों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना। इस तरह ढाका में मौसम संबंधी खोज केंद्र कायम किया गया था, जिसका उद्देश्य मौसम संबंधी खोज करना और उसकी जानकारी सदस्य देशों को प्रदान करना। सार्क देशों द्वारा काठमांडू नेपाल में तपेदिक केंद्र यानी ट्यूबरकुलोसिस सेंटर का स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य तपेदिक की रोकथाम के लिए यत्न करना। देखिए दोस्तों, आजकल जो तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस है, आप सोच रहे होगे कि तपेदिक
या ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। साधारण शब्दों में सबको ये बात नॉलेज है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका अर्थ होता है टीबी। ठीक है, टीबी जो होती है कई देशों के लिए तो बहुत खतरनाक है, लेकिन आज कहते हैं कि टीबी का इलाज जो है सक्षम है, तो कई देशों में जो है इसकी सुविधाएं नहीं हैं। इसीलिए जो है काठमांडू में जो है तपेदिक केंद्र यानी ट्यूबरक्लोसिस सेंटर खोली गई है, जिसमें जो है इसके रोकथाम के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो कहते हैं कि ऐसे अगर संस्थाएं बनाए जाएगा, हम मिलकर अगर करते हैं, सभी देश मिलकर करते हैं, तो कोविड-19 क्या कोई भी बीमारी होगा उससे हम सफलतापूर्वक हम उसका सामना कर सकते हैं। चाहे आतंकवादी हमला ही क्यों न हो, आतंकवादी का गतिविधियाँ ही क्यों न हो, अगर हम सब एक बन जाते हैं तो हो सकता है इस पर जो है हम दोहरी पावर से उस पर अटैक कर दें। लेकिन कहते हैं कुछ देशों के जो है मंशा शायद अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो होती है संभव नहीं रह जाती हैं। तो इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सभी देश जब सार्क के सदस्य हैं तो उनको एक देश कल्याण के लिए ही और अपने देश के नागरिकों के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और उनको उन्हीं के हितों के लिए ही फैसला लेना जो है उचित माना जाता है। उसके पश्चात है कुछ वर्षों का अनुसरण करना। कहते हैं सार्क द्वारा विश्व और सार्क देशों की महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर विशेष जो है देशों का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ वर्षों की विशेष समस्याओं के साथ जोड़कर जो है मनाए जाने का फैसला किया भी गया था। जैसे कि कहते हैं 1989 के वर्ष को नशीली वस्तु के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी जो है 1990 के वर्ष को कन्या वर्ष और 1991 वर्ष को आश्रय का वर्ष यानी 2000 जो है 1992 को वर्ष वातावरण का यानी ईयर ऑफ इन्वायरमेंट जो है 1993 को वर्ष को असमर्था व्यक्तियों का वर्ष मनाया गया था। उसी तरह 1905 जो 1995 के वर्ष को गरीबी खत्म करने का वर्ष बनाया गया था। तो कहते हैं घोषित किया गया था इस सबका उद्देश्य सार्क देशों और विश्व के जो है ध्यान गंभीर समस्याओं की ओर कराना था। तो जो कहते हैं सार्क की जो है कुछ वर्षों को जो अनुसरण उन्होंने किया था, जिसमें जो था 1989 में जो है उन्होंने नशीली वस्तु के जो रोक पर संबंधी पर उन्होंने किया था। उसके बाद 1990 के दशक में उन्होंने जो है कन्या वर्ष मनाई थी और 91 में जो था उन्होंने आश्रय वर्ष मनाया था और 92 में उन्होंने वातावरण दिवस मनाया था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कई वर्ष मनाए थे, जिसमें 1995 में उन्होंने गरीबी खत्म करने के भी वर्ष मनाए। जिससे क्या होता है, ये सब मनाने से ये होता है कि उनके अंदर जो है भावना देश प्रति काफ़ी जागरूक रहती है। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहता है और मान्यपूर्ण भी रहती है। विभिन्न मुद्दों पर परस्पर सहयोगियों की भी आवश्यकता होती है। कहते हैं अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनके हल के लिए सार्क देश द्वारा परस्पर सहयोग जरूरी है। सार्क के लगभग सभी देशों को गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, अनपढ़ता, बेरोजगारी, सेहत की कमी, प्राकृतिक आपदाएं और जो है आधारिक संरचना की कमी, जो है नस्ली हिंसा आदि से जूझना पड़ता है। और ये देश तो हमेशा ही जूझते ही रहती है। आए दिन जो होता है हर देश में जो है सांप्रदायिक दंगा होता है, फसाद होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है समस्या बहुत ही गंभीर है। इन समस्याओं को हल के लिए सार्क देशों द्वारा समय समय पर परस्पर सहयोग विकसित करने पर जोर दिया गया है। और 2014 जो है में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक जो है 36 जो मुक्ति घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिस द्वारा इस सभी मुद्दों को जो है निशानदेही की गई थी और इसके हल के लिए आपसी सहयोग विकसित करने पर जोर दिया गया था। उसके बाद है दक्षिण एशियाई यूनिवर्सिटी की स्थापना। कहते हैं ये भी चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी की स्थापना। इसमें जो था ये अप्रैल 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क देशों के जो है 14वें शिखर सम्मेलन में भारत दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई जाने की निर्णय लिया गया था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है 2010 में दिल्ली में दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी का उद्देश्य सार्क देशों को विद्यार्थियों में आपसी सहयोग और आपसी सूझबूझ विकसित करना, उत्तरदायित्व जो है बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण, नवयुवकों में योग्य नेतृत्व के गुण पैदा करने और उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान में बढ़ोतरी करना निश्चित किया गया था। आज हम यूनिवर्सिटी में अनेकों विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट और PhD की डिग्री पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि देश कल्याण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी था कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर हर देश के जो है हर राज्य जो 8 देश हैं उनके देश के व्यक्ति बच्चे आएँ और पढ़ के एक अपना जो है एक विचारधारा बनाए। उसके बाद है मानव अधिकारों की सुरक्षा। कहते हैं मानव अधिकार का उल्लंघन आज विश्व भर में गंभीर समस्या बन गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए चिंतित है और मानव अधिकार की गंभीरता और उनकी महत्ता को मुख्य रखते हुए जो दिसंबर 1991 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित सार्क देशों के और उनकी महत्ता जो है मुख्य रखते हुए जो है 1991 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित सार्क देशों के
छठे शिखर सम्मेलन में जो है मानवाधिकार सुरक्षा के लिए ठीक प्रबंधन किया गया है, ठीक है, और किए जाने पर जोर भी दिया गया था। इस सम्मेलन के सदस्य राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का आदर करना और उनकी सुरक्षा के प्रति वचनबद्धता प्रकट करने की बात कही गई थी। इसमें यही बात बताई गई थी कि प्रत्येक मानव जो है, प्रत्येक को अपना अपना अधिकार है और उनको सुरक्षित प्रदान करना जो है सरकार की प्राथमिकता में से एक मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सरकार के लिए एक सामान्य है। तो इन बातों पर जो है उस समय बहुत काफ़ी जोर दिया गया था। उसके पश्चात था सार्क व्यापार तथा जो है उद्योग भवन की स्थापना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं कि फरवरी 1994 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कराची में सार्क व्यापार तथा उद्योग भवन यानी SCCI की स्थापना की गई थी। SCCI की स्थापना की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी था, जिसका उद्देश्य सार्क के सदस्य देशों के मध्य परस्पर व्यापार को जो है उत्साहित करना था। सार्क की संस्था द्वारा भारत के उद्योग संघ फिकी के साथ सूचना का आदान प्रदान करना आरंभ किया गया था। इसके पश्चात यह संस्था सार्क के शेष सदस्यों को भी परस्पर व्यापार संबंधी सूचना के आदान प्रदान में सहायता कर रही है तथा परस्पर व्यापार को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है किसी भी देश के प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो होती है देश की तरक्की के लिए बनाई जाती है। इससे क्या होता है, सभी देश जो है मिलकर काम करते हैं तो इससे देश जो है प्रगति के राह पे आगे बढ़ती है। इसलिए बहुत से सारे जितने भी बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसका यही उद्देश्य होता है, यही कार्य होता है। ठीक है, तो आप इसमें निष्कर्ष के रूप में ये बात जरूर लिख सकते हो, कंक्लूजन यही लिख सकते हो कि सार्क की अपनी विशेष महत्ता है तथा इसके द्वारा विभिन्न जो है क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई गई है। परंतु इस सबके बावजूद भी सार्क यूरोपीय संघ जैसा प्रभावशाली संगठन बनने में असमर्थ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लोगों की जो है वहाँ के देशों की जो विचारधारा उससे मजबूत बनती है। भारत बेशकली इसमें अग्रसर है, बाकी जो उसके पड़ोसी देश हैं कई देश जो है इस पर गंभीरता नहीं ले रही है और न ही उनका मकसद जो है सार्क को आगे बढ़ाने का है। तो कहते हैं ना, अगर नाटो आगे पावरफुल है तो इसका यही है कि इसमें अमेरिका के द्वारा जो है बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया है। अगर एक भारत ही इसमें सहयोग करे और बाकी देश ना करे तो इस सार्क जो है मजबूत कभी भी नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी लिखी जा सकती है कि प्रभावी संगठन बनाने में असमर्थ रहा है, तो इसका कारण भी सबसे बड़ा यही बनती है। इसके सदस्य देशों के मध्य पाए जाने वाले प्रमेय विवाद इसकी असफलता जो है सफलता के मार्ग में बड़ी रुकावट है। देखिए, आए दिन जो होता है हम हमारे पड़ोसी देशों से कुछ ना कुछ बातों पर अनबन बनी रहती है, जिसकी वजह से जो है सार्क जो है आगे प्रगति करने में काफ़ी उसके रुकावटें आ रही है। ठीक है, और जो इनकी मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन के खड़ी हो रखी है। और कहते हैं सदस्य देशों द्वारा परस्पर विवादों में ऊपर उठकर सार्क की सफलता के लिए प्रभावशाली भूमिका निभाने जाने की आवश्यकता है। हमें कभी भी जो है आपसी संबंधों को ध्यान में न रख के हमें जो है विश्वव्यापी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी देश जो है आपस में मिल जाएं, सार्क देश अगर आपस में मिल जाते हैं तो हो सकता है कि जो विदेशी देश है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, जो भी है जितने भी देश हैं उन पे हम करारी प्रहार भी कर सकते हैं और उनको हम झुकने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये देश तो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, आपस में ही अपने घरेलू विवादों पे ही लटके रहते हैं और आपस में जो है कभी आतंकवादी मामले में कभी किस मामले में लगे रहते हैं। तो ये विश्व में कहाँ से पावरफुल बनेंगे। कहते हैं आपस में लड़ने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, तभी तो कहते हैं एकता में बल। एकता में तो बल इनमें है ही नहीं, तो सार्क देशों को कैसे मजबूत बनाएंगे, शायद इसका तो भविष्य में ही फैसला हो सकता है। देखिए, सार्क की समस्याएं यानी प्रॉब्लम ऑफ द सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए। कहते हैं यदि सार्क दक्षिण एशिया देशों द्वारा क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, परंतु इसे वह सफलता प्राप्त नहीं हुई जिसकी से आशा थी। ठीक है, देखिए ये संगठन जो बनाई गई थी बहुत ही सोच विचार के बनाई गई थी। उन सभी जिन्होंने बनाया था उनको ये विचार था कि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा सार्क, क्योंकि इसमें 8 देश थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब सम्मिलित थे। और ये बात भी है, कहते हैं ना इंडिया एक है और हम सब मिल के जाएँ तो हम एक पावरफुल बन सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कई देशों की जो मंशा होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सार्क की समस्याएं ही बढ़ती चली गई। सार्क के जो है बहुत से फैसले ऐसे हुए जो जन कल्याण के लिए थे, लेकिन कहते हैं ना सिर्फ फैसला लेने से नहीं होता है, उसको लागू करना, उसको अमल भी करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं भी ये बात कहता हूँ कि अमल भी करना जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर देश जब तक एक दूसरे से सहयोग नहीं करेगा तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा। यहाँ पर भी आपके लिए भी आता है, अगर मान लीजिए आप मुझसे सहयोग नहीं करते हो, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, तो मुझे भी क्या सहयोग मिलेगा, मैं भी क्यों करूँ। तो यही बात आ जाती है ना, सार्क की समस्या में भी आ जाती है कि एक व्यक्ति है वो कर रहा है प्रयत्न, आप आते हो वीडियो देखते हो और परे मार देते हो।
तो इससे देखिए, इससे क्या होगा, ऐसे ही सार्क में भी हो रहा है कि वो भी आ रहा है, सिर्फ बातें सुन रहे हैं, लागू नहीं हो रहा है, ना कुछ कर रहे हैं, अपना फायदा उठा के चल देते हैं। तो सार्क में भी इसी तरह की समस्या हुई। सबसे पहले तो राजनीतिक प्रणाली में विभिन्नता आ गई। कहते सार्क सदस्य देशों की राजनीतिक प्रणाली में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। आपको पता ही है कि सभी देश जो है एक जैसा नहीं है। उदाहरण बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान में पहले लोकतंत्र, फिर तानाशाही और फिर लोकतंत्र, और आज पाकिस्तान में सही तानाशाही पाई जाती है। इधर नेपाल और भूटान में राजतंत्र, और जबकि भारत और श्रीलंका गणतंत्रीय लोकतंत्र है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव जो आदि धर्म तंत्र राज्य है, जबकि भारत और श्रीलंका धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो कहते हैं यहाँ के जो लोकतांत्रिक और लोक विचारधारा है वो भी इन पे काफी प्रभाव डालती है। कभी वो धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, तो कभी वो सैनिक प्रशासन में अंतर आ जाते हैं, तो कभी वो तानाशाही हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनमें जो है राजनीतिक प्रणाली की विभिन्नता होने की वजह से है सार्क को जो है बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, चाहे आप में लोकतंत्र हो, चाहे गणतंत्री हो या सैनिक हो, सभी को जो है देश हित के कार्य करने चाहिए। जब तक देश हित नहीं रहेगा तब तक कोई देश की जो है जनता के लिए भलाई नहीं कर सकती। बेसिकली सरकार जो है जनता के लिए इतने सारे रेगुलेशन बनाती है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक जनता की भलाई ना हो उसमें छुपा हुआ वो रूल रेगुलेशन जो है धरे के धरे रह जाता है, उसका किसी व्यक्ति पर कोई अच्छा जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद लंबे समय से चले आ रहे पारंपरिक विवाद। सार्क के सदस्य देशों के बीच लंबे समय से पारंपरिक विवाद चले आ रहे हैं, जो कि इसके पारंपरिक सहयोग में बाधा बने हुए हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच तमिली की समस्या, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो हमेशा तमिली की समस्या बनी रहती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कश्मीर समस्या सदैव बनी रही है। भारत और बांग्लादेश में सीमा विवाद और अवैध जो है प्रवासियों की समस्या आदि बनी रहती है। तो ये समस्याएं जो है बहुत काफी व्याप्त है, जिसकी वजह से जो है सहयोग बनना संभव नहीं है। कहते हैं 15 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के फैलने से पैदा हुई महामारी से निपटने के लिए सार्क के सदस्य देशों को शासन प्रमुख के वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है मीटिंग आयोजन की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जाफर मिर्जा द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था। अब देखिए, ये भी बात बहुत गंभीर आ जाती है कि उस समय कोरोना वायरस की महामारी चारों तरफ तांडव कर रही थी और पाकिस्तान के द्वारा जो था पाकिस्तान के कश्मीर के लिए प्रलाप गाया जा रहा था, 370 की धारा पे बात की जा रही थी। आखिर ये विवेकपूर्ण जो है नीति पाकिस्तान के सामने आती कहां से है कि जब महामारी में पूरा विश्व जो है तराही-माम मचा रहा है, जहां हमें जिंदगी को बचाने का प्रश्न उठ रहा था, वहां पर कश्मीर का मुद्दा लेके सामने सभी देशों के सामने बात करना शायद संभव नहीं था, और ये जो है विवेकहीन व्यक्ति का ही परिचालक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी बातें करना जो कि जाफर मिर्जा के द्वारा, तो कह सकते हो कि उनकी जो विवेकहीनता थी, उनकी संवेदनशीलता नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उस समय जो था विश्व त्राही त्राही कर रहा था। यहां तक कि अमेरिका जो पावरफुल था वो भी जो था घुटने के बल पे आ खड़ा हुआ था, और इस समय जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कश्मीर का प्रलाप करना और मुद्दा उठाना कदापि औचित्य नहीं था। उसके पश्चात था पारंपरिक अविश्वास। यद्यपि सार्क उद्देश्य सदस्य राष्ट्र के बीच पाए जाने वाले पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करना है, परंतु अविश्वास ज्यों का त्यों कायम है। पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए चल रहे आंदोलन के लिए भारत को और जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति के लिए पाकिस्तान को उत्तरदायी ठहराता है। इसी तरह श्रीलंका अनुभव करता है कि श्रीलंका में बसे तमिली की जो है भारतीय तमिलों की संरक्षण प्राप्त है। यही हाल जो है भारत बांग्लादेश और भारत नेपाल संबंधी का भी है। ऐसे अविश्वास के वातावरण में सार्क प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि जो सार्क के देश है आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में सीमा विवाद कर रहे हैं, आपस में भी जो है आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग बनेगा और कैसे जो है सार्क पावरफुल बनेगा। तो इसकी वजह से जो है सार्क का जो है अस्तित्व मिटने के कगार पे आ चुका है। उसके बाद है भारत की प्रभावशाली स्थिति। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की स्थिति जो है बहुत प्रभावशाली है, जो अन्य देशों के लिए डर का कारण भी है। आकार, जनसंख्या, विकास और जो है सैनिक क्षेत्र में भारत अपने पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में कई गुना आगे भी है। यद्यपि भारत द्वारा सदैव अपने पड़ोसी राष्ट्र के प्रति मैत्री का हाथ ही बढ़ाया है, परंतु पारंपरिक डर तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या सार्क के लिए उत्पन्न हो सकती है, जो कि बहुत गंभीर भी रहेगी। उसके बाद आर्थिक प्रतियोगिता।
सार्क देश एक ही वस्तु के लिए परस्पर मुकाबला भी करते हैं, जैसे चाय के लिए भारत और पाकिस्तान, पटसन के लिए भारत और बांग्लादेश, सूती कपड़े के लिए पाकिस्तान और भारत आदि। तो प्रत्येक देश विदेशी मंडी में अपनी वस्तु अधिक से अधिक बेचनी चाहते हैं और इसके लिए वे एक दूसरे के हितों के विरुद्ध कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य सदस्य देश को डर है कि यदि सदस्य देशों के बीच व्यापार को खोल दिया गया तो भारतीय कंपनियां उनकी घरेलू कंपनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगी, जिसकी सीधी क्षति जो है उसके घरेलू उद्योग पर होगी। तो ये भी डर जो है बिल्कुल ही जो है जायज नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी ऐसा नहीं करने के अग्रसर है। भारत सदैव जो है मित्रतापूर्ण बातें रखता है और अपने विचार रखता है। तो ये सब चीजें जो होती है व्यापारिक संबंध होता है, कहते हैं लोग भी उसी के सामान खरीदते हैं जिसका जो है क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप भी व्यापार लगाइए और आपका भी देखिए कैसे चलता है। कहते हैं अगर मान लीजिए किसी राशन के 3-4 दुकान खुल गया है तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि जो तीनों दुकानदार जो है 2 दुकानदार भूखे मरेंगे या एक कमाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जितना ग्राहक को अपना सुविधाएं देगा, जितना अच्छा क्वालिटी देगा, उसी की दुकान चलेगी। तो इसमें जो है आर्थिक प्रतियोगिता में जो है किसी देश को नहीं डरना चाहिए, जबकि इसमें डट के मुकाबला न करना चाहिए और साथ में जो है अच्छे क्वालिटी के जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है सभी देश अपने प्रगति के रास्ता पे अग्रसर हो सकता है। उसके पश्चात अल्पसंख्यकों की समस्या। देखिए प्रॉब्लम ऑफ द एथिक्स द माइनॉरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि विभिन्न देशों में पाए जाने वाले अल्पसंख्यकों की समस्या भी सार्क के रास्ते में बहुत बड़ा बाधा बन गई है। उदाहरण भारत में जो है मुसलमानों से संबंधित जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रकट करती है। इसी तरह श्रीलंका में बसे हिंदुओं को जब भी कोई क्षति पहुंचती है तो भारत उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट किए बिना नहीं रह सकता है। वास्तव में इन समस्याओं का जो संबंध प्रतिक्रियाएं प्रकट करने वाले देशों की आंतरिक राजनीति के साथ होती है, जिस कारण प्रतिक्रिया प्रकट करना इस देश की मजबूरी भी होती है। लेकिन दोस्तों ये बात तो गलत भी है और कई मायने में सही नहीं भी है, क्योंकि कोई भी देश के में जो नागरिक रहते हैं वो उन देश के जो है सदस्य हैं, उस देश का नागरिक है। तो किसी भी देश के अंदर हस्तक्षेप करना किसी भी देश को शोभा नहीं देता है। और भारत में देख लीजिए, अगर मुस्लिम धर्म की जो है जनसंख्या काफी है और वो भारत के ही नागरिक है, वो कोई विदेश के नागरिक नहीं है, तो भारत में है उनके जो प्रधानमंत्री है, उनके जो राष्ट्रपति है, उनको है उनकी समस्या को समाधान उनको करना है, न कि पड़ोसी देशों को करना है। चाहे बेशक ही भारत वाले भी जो है जो श्रीलंका में तमिलों के जो पक्षपात करते हैं वो भी गलत है, पक्ष लेते हैं भी गलत है, क्योंकि वो भी जो है श्रीलंका के निवासी हैं और वहाँ के सरकार को है कि उन सबको ध्यान देना उनका फर्ज है, क्योंकि श्रीलंका में चाहे एक बच्चा भी क्यों ना हो, सब जो है उस देश के नागरिक हैं और उनको देशों को सहयोग देना भी इंपॉर्टेंट रहता है। उसी तरह पाकिस्तान में जो है अपना उनके नागरिक है, उनको सहयोग देना जरूरी है। उसी तरह भारत में जो है हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, उनको जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के लिए जो रूल रेगुलेशन सामान्य रूप से बनाया जाए और सभी को जो है आगे प्रोत्साहित किया जाए। सबको एक आंख से देखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी समस्याओं को है तो इसको हम अपने ही देश में निपटाए तो ही बेहतर है, दूसरे देशों को सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं घर का झगड़ा घर के व्यक्ति ही समझाए तो ही रहता है अच्छा। अगर वो देश विदेश में ले जाया जाए तो झगड़ा नहीं रह जाता, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये बात तो बहुत ही प्रॉब्लम रहती है हर देश में और सभी देशों को इस बात को सोचना चाहिए कि हमें सार्क को आगे बढ़ाना है, न कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं के लिए जो है अल्पसंख्यकों की वो वहाँ के देश के जो है जो मुख्य माननीय होंगे वो ही उसकी जो है सही सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बात जो है सभी देशों को समझना भी चाहिए और विचार भी करने की आवश्यकता है। उसके बाद अनियमित समस्याएं। सार्क चर्चा के अनुसार सार्क देशों के प्रमुखों का वर्ष में एक सम्मेलन होना आवश्यक है, जबकि जो है 1985 से लेकर आज तक सार्क के केवल 18 शिखर सम्मेलन ही हो पाए हैं जो हुए हैं। अगला जो था एक हुआ भी था 19वां, वो जो था वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग हुआ था। कहते हैं एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि कोई भी देश सार्क सम्मेलन करवाने को तैयार नहीं था। सम्मेलन की जो है अनियमितता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं और कई बार इसके लिए किसी देश में होने वाली आंतरिक घटनाएं उत्तरदायी भी होती हैं। उदाहरण फरवरी 2005 में ढाका में होने वाले 13वें शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने से भारत द्वारा बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति के कारण इनकार कर दिया गया और यदि कोई एक देश भी सम्मेलन में शामिल नहीं होता है तो जो है ये स्थगित हो जाती है। इनकार कर दिया जाए तो यह स्थगित नहीं होती है, क्योंकि कोई भी देश अगर इसमें सम्मिलित नहीं होता है तो ये जो होता है उस साल के लिए स्थगित कर दी जाती है। आतंकवाद के मुद्दे के आधार पर जो है बनाकर भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान
द्वारा 9 और 10 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया गया, जिस कारण जो है 19वां सार्क सम्मेलन जो है अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कहते हैं ना, जब आप बातें नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फल फूल नहीं सकता है। तो सार्क में जो है सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी बाधाएं बन के जो है सामने आई है। उसके पश्चात है 6 जनवरी 2022 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी द्वारा सार्क शिखर सम्मेलन इलाहाबाद में बुलाए जाने का सुझाव दिया गया था और इसके द्वारा कहा गया था कि यदि भारत के नेताओं को पाकिस्तान आने की झिझक है तो वो सम्मेलन में वर्चुअली भाग ले सकते हैं, यानी वर्चुअली भाग ले सकते हैं, ठीक है। परंतु भारत द्वारा पाकिस्तान के सुझाव को यह कहकर ठुकरा दिया गया था कि क्योंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए भारत पाकिस्तान में आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन भाग नहीं लेगा। तो ये बात भी बहुत ही मायने रखता है कि पाकिस्तान के द्वारा अपना जो है अस्तित्व को दिखाया जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। सार्क सदस्य राष्ट्र सार्क का प्रयोग संयुक्त हितों की अपेक्षा अपने अपने जो है राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता दे रहे हैं और वो सार्क के मंच का प्रयोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहते हैं। उदाहरण पाकिस्तान कश्मीर समस्या, श्रीलंका तमिल की समस्या, बांग्लादेश भारत के साथ नदी जल विभाजन की समस्या के समाधान के लिए सार्क का प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि सार्क का संबंध दक्षिण एशिया के देशों के सभी समस्याओं के समाधान के लिए और क्षेत्र के जो विकास के लिए परस्पर जो है सहयोग प्राप्त करना है, न कि आपस में जो है लड़ना है। कहते हैं आपस में ये लोग जो है अपनी अपनी समस्याओं की वजह से जो है सार्क आगे बढ़ने में अग्रसर नहीं है, ठीक है। कभी वो कश्मीर के मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी तमिल की समस्या आ जाती है, कभी नदी विभाजन का लेके आ जाते हैं। तो सार्क जो है कैसे आगे बढ़ सकता है और सार्क की समस्या जो है कैसे सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को सहायता। पिछले कुछ समय से जो है पाकिस्तान दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में आतंकवाद का केंद्र बिंदु माना गया है, ठीक है, जिसका अभिश्राप भारतीय सहित दक्षिण एशिया के अन्य देशों को भी सहना पड़ रहा है। कहते हैं 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी द्वारा भारत के शहर मुंबई पर किए गए आक्रमण के बाद भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विवश होकर कहना पड़ा था कि पाकिस्तान आतंकवाद की राजनीति के रूप में प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म टू स्टेट ऑफ पॉलिसी। सार्क सम्मेलन में समय समय पाकिस्तान को अपने देश में से आतंकवादियों को प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने और आतंकवादी संगठनों की गतिविधि को नियंत्रण करने के लिए कहा गया है, परंतु इसके कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में सार्क की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है। उसके पश्चात है बड़ी शक्ति का हस्तक्षेप। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में चीन, अमेरिका, जापान आदि बड़ी शक्तियां भी अपना जो प्रभाव स्थापित करने के लिए यत्नशील रहती है। यही कारण है कि अनेकों राष्ट्र सार्क के निरीक्षण का सदर प्राप्त करने के लिए सहनशील यानी यत्नशील है। बड़ी शक्तियां सार्क के अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहती है, जबकि सार्क सदस्य इस संगठन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं। इसलिए सार्क के सदस्य देशों को सार्क को बड़ी शक्ति को हस्तक्षेप से मुक्त रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो देश सम्मिलित हो गए या वो देश ने अपना दबदबा सार्क पे बना लिया तो सार्क के जो है अस्तित्व सदैव के लिए खत्म भी हो सकता है। सार्क के जो 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान चीन द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की मांग की गई थी और जो है बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधियों द्वारा चीन की इस मांग का समर्थन भी किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा खुलकर निरीक्षण देशों यानी ऑब्जर्विंग स्टेट द्वारा अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की वकालत की गई थी। उनका विचार था कि इसके सार्क देशों को अधिक लाभ होगी, लेकिन क्या हुआ है तो समय ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि जो है निरीक्षण देश अगर अपना दबदबा सार्क पे बना लिया तो हो सकता है कि सार्क का जो है अस्तित्व सदैव के लिए खत्म हो जाए। उसके पश्चात है अधिक जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन जुड़े से अधिक जनसंख्या भी दक्षिण एशिया के देशों को एक समस्या है। दक्षिण एशिया के इन 8 देशों में विश्व के कुल जनसंख्या का चौथा भाग यानी 1.47 मिलियन लोग रह रहे हैं, जिसमें बड़ा भाग गरीब रेखा से नीचे रह रहे हैं और अनेक लोग जो है मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। बीमारी, भूखमरी, अनपढ़ता, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं और पीने के लिए स्वच्छ जल आदि का जो अभाव आदि गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रही है, जिसके इन देशों में रहने वाले लोगों की सामना करना पड़ रहा है और जरूरत से अधिक जनसंख्या इस सब के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो कहते हैं अधिक जनसंख्या होने से भी जो है सार्क का जो है सही तरह से इस्तेमाल करना संभव नहीं है और ये भी इसके जो है बहुत बड़ा कारण बन सकती है। उसका बाद बढ़िया और योग्य राज्य प्रबंधन का अभाव। कहते हैं राज्य प्रबंधन आज प्रत्येक देश का जीवन है, क्योंकि देश में रहने वाले लोगों की भीड़ और लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा प्रदान करना राज्य प्रबंधन का दायित्व होती है।
रात को लोग अपने घरों में आराम से सोते हैं, जबकि राज्य प्रबंधन सारी रात जागता है ताकि लोग सुरक्षित अनुभव कर सकें। परंतु सारे देशों में कानून के शासन का अभाव है और कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस का प्रबंधन जो चलाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस रहेगी, तो ये संस्था जो है कभी चलने नहीं पाएगी। सारे देशों में से भूटान ही एक ऐसा देश है जिसे बढ़िया प्रबंधन चलाने वाले देशों में श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जबकि अन्य सार्क देशों में अच्छे प्रबंधन का अभाव पाया गया है। उसके बाद है व्यापार भ्रष्टाचार। दक्षिण एशिया के जो लगभग देशों को भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का राज्य प्रबंधन से विश्वास लगभग समाप्त हो चुकी है। वो जानते हैं कि कोई भी काम अधिकारों और रिश्वत दिए बिना नहीं होगा, इसलिए रिश्वत देना और रिश्वत लेना आज कोई विशेष बात नहीं है। विदेश कंपनियों को यह सब कुछ बहुत रास आ रही है। वो पहले ही निश्चित अनुपात में कमीशन अदा कर देते हैं और अपने अनुमति से उचित काम करवा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही हो जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को जो ऐसे रिश्वत की जो आदत लगाया जा रहा है और अपने काम वो आसानी से निकलवा रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत को भी इसका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़े और आने वाला समय जो है फिर से अंग्रेज जैसा शासन स्थापित हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर इन चीज़ों को अगर हम समस्याओं को समाप्त ना करें तो कहते हैं बहुत भी बड़ा ही गंभीर समस्या बन सकती है। और जो गलतियां हमने अंग्रेजों के समय किया वही गलतियां अब दोहराएंगे, तो शायद इससे हमारा देश जो है फिर पराधीनता की जो है बेड़ियों में जकड़ जाएगी। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यापार में जो है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। विदेशी कंपनियों को ये कुछ करना की आवश्यकता नहीं है, ना तो हमें रिश्वत लेना चाहिए और ना ही रिश्वत देने की जो है प्रावधान पे अमल करने की आवश्यकता है, और सरकार द्वारा इसको लागू करने की सख्ती से जरूरत भी है। उसके पश्चात निर्णय लागू करने में देरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। डिले इन द डिसीजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। सार्क चार्टर के अनुसार सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाने की आवश्यकता है। यदि कोई भी एक देश अपनी असहमति प्रकट करता है तो निर्णय नहीं किया जा सकता है। परंतु असाधारण देशों में आता है कि निर्णय हो जाने के पश्चात निर्णय लागू करने में भी देरी होती है। उदाहरण सेप्टा जो था, अर्थात दक्षिण एशिया जो स्वतंत्र व्यापार समझौता पर 1993 में सार्क देशों द्वारा सहमति प्रकट की गई थी, जबकि यह समझौता जो है 2011 में लागू किया गया। देखिए, इतना अंतराल के बाद कोई चीज रूल रेगुलेशन लागू होगा तो जो है सार्क जैसा जो है संस्था कैसे विकास करेगा। देखिए दोस्तों, बात ये भी रहता है कि हमारा जो पड़ोसी देश सब है उसमें काफी फूट रहती है, काफी मतभेद रहती है, जिसकी वजह से कोई भी रूल रेगुलेशन इतना आसानी से लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि ये दो देश जो है दूसरे देशों के इशारों पर चलती है और इस देश में जो है अच्छे रूल रेगुलेशन लागू करने में सदैव बाधा उत्पन्न ही करती है। तो ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समस्याओं का है। लेकिन कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, अगर आप निष्कर्ष भी लिखना चाहो इसके, तो बहुत ही जो है साधारण शब्दों में इसको लिख सकती हूँ कि सार्क एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन का रूप धारण करने और दक्षिण एशिया देशों के बीच पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और परस्पर सहयोग का विकास करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। जब तक अविश्वास हम देश को नहीं होगा, जब तक एक दूसरे पर अविश्वास नहीं कीजिएगा, तो सार्क क्या, नाटो क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी सफल होने में सक्षम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक दूसरे से सहयोग और विचारधाराओं से चलती है, परंतु फिर भी हम इसके महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सार्क एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच परस्पर सहयोग के विकास में और उनकी पारंपरिक समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है कोरोना वायरस के समय देखा भी गया और समझा भी गया, जिसमें जो है सार्क देशों ने मिलकर, बेशकली इसमें जो है एक त्रुटि भी हुई वो पाकिस्तान के द्वारा हुआ, जिन्होंने कश्मीर की जो है प्रलाप गाने लग गए, जो कि बहुत ही बुरा इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन सभी देशों ने इसका समर्थन भी किया है कि जो कोरोना वायरस थी उसको हमें साथ में निपटने की आवश्यकता है, और उन्होंने भी इसका सराहना किया जो प्रधानमंत्री मोदी ने रूल रेगुलेशन बनाए। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट भी रहती है। कहते हैं ना, एक देश की वजह से जो है किसी संगठन को खत्म कर देना या उसको नष्ट कर देना ये संभव नहीं है। हमें मिलकर दोबारा प्रयास करना चाहिए, और जो देश जो है इसके रुष्ट हो रखे हैं उसको मनाने की जो है हम सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनकी परंपरा समस्याओं के हल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, परंतु इसके लिए इस संगठन को और प्रभावशाली बनाए जाने और इसकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। जब तक हम इनकी बाधाओं को दूर नहीं कर सकते हैं, सार्क जैसा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल होने में सक्षम नहीं होगा। उसके बाद है सार्क को मजबूत बनाए जाने के लिए सुझाव। देखिए, सार्क को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत से सुझाव होना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्क दक्षिण एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले जो है पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और पारंपरिक सहयोग का विकास करने में पुण्य सफल नहीं हो पाया है, परंतु फिर भी हम इसके महत्व को अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सार्क को और प्रभावशाली और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए हमें कुछ
जो है सुझाव की भी आवश्यकता है, कुछ सुझाव जानने की भी आवश्यकता है। तो देखते हैं वो सुझाव हमारे लिए क्या है। पहला तो सुझाव यही होती है कि आर्थिक सहयोग की प्राथमिकता, यानी प्रेफरेंस टू इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के देशों के बीच परंपरा आर्थिक सहयोग की बहुत ही संभावना है। इसमें इन क्षेत्रों के सभी देशों को बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि सार्क को आर्थिक सहयोग की विकसित किए जाने के लिए एक प्रभावशाली मंच के रूप में स्थापित किया जाए और परंपरा व्यापार और उत्साहित किया जाए। जो वस्तु एवं हम दक्षिण एशिया के देशों से प्राप्त कर सकते हैं, उनको लिए हमें दूर जो है दराज वैसे देशों की तरफ नहीं देखना चाहिए। अनेकों प्रयासों से होते हुए भी सार्क के सदस्य देशों के बीच परंपरा व्यापार समूचे व्यापार के जो है 5 से भी कम है, जबकि इसे मुकाबले में आसियान देशों के बीच परंपरा व्यापार की दर जो है 20% के लगभग है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि समझो जो है इसमें सबसे पहला उद्देश्य तो यही रहना चाहिए कि आर्थिक सहयोग की प्राथमिकता देना चाहिए। जो चीजें हमें पड़ोसी देशों से मिल सकता है उसको विदेश से लाने से क्या लाभ होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है सार्क का महत्व तभी बनेगी जब हम सभी देश मिलकर एक अग्रसर हो पाए। उसके बाद है पारंपरिक विश्वास का निर्माण। देखिए दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा भी है कि सार्क के सदस्य देशों के बीच पाए जाने वाले जो है पारंपरिक अविश्वास इसकी असफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधा भी है। इसलिए सार्क सदस्य देशों के जो है पारंपरिक अविश्वास को समाप्त करने और पारंपरिक विश्वास को निर्माण के लिए भरपूर यत्न करने चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि यदि पूर्व और पश्चिम जर्मनी आपस में मिल सकते हैं तो एक दूसरे के निकट क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये बात पे उनको बहुत जोर देना चाहिए कि जब है दूसरे देश जो है आपस में मिलकर अपनी समझौता करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम सब देश मिलकर क्यों नहीं समझौता करके आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहे हैं। उसके बाद महाशक्तियों के हस्तक्षेप का समाधान। देखिए, विश्व की महाशक्तियां विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव को वृद्धि के लिए निरंतर जो है यत्नशील रहती है और गरीब और विकसित जो है विकासशील राष्ट्र उनके शिकार बनते हैं। दक्षिण एशिया के देशों के महाशक्तियों के जो है हस्तक्षेप से समाधान रहना चाहिए और उनके जो है चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। वो जो है शिकार देशों को निर्दयता से शोषण करते हैं। तो ये बात तो बहुत जरूरी भी है कि कई देश जो है सार्क पे अपना नजर जो है लगा रखा है, ठीक है, तभी वो निरीक्षण का काम भी करते हैं। अगर वो देश जो है अगर पावरफुल देश जो है इसमें आ गए तो हो सकता है कि जो एशिया के जो देश है उसका जो है पूरी तरह से शोषण कर ले और इसका जो है पूरी तरह से अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर ले। तो ऐसे देशों के चंगुल में फंसने से अच्छा है कि हम आपसी मित्रता आपसी सहयोग से करें। इसका एग्जाम्पल भी है कि समय समय पर जो है पाकिस्तान को चीन जो है उंगली करता रहता है और भारत पे के लिए उकसाता रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत बड़ी समस्या है। इसका कारण ये भी है कि वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत को जो है अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। कई देश जो है भारत की तरफ नजर रखा हुआ है कि इसको अपने अंडर ले लिया जाए क्योंकि इनका संसाधन को जो है उनको दोहन करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जो है बहुत काफी खतरनाक हो सकती है। उसके पश्चात चीन द्वारा खुलकर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए जाने की मांग की गई है और कुछ सार्क सदस्य देश द्वारा चीन के इस मांग का समर्थन भी किया गया है। इसमें चीन को दक्षिण एशिया के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने का अवसर भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये बात तो साफ कहा गया कि चीन द्वारा खुलकर दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना भी एक तरह का चुनौती का काम हो सकता है कि जो चीन है वो अपने चापलूसी से जो है सार्क में सम्मिलित होना चाहता हो और देश को जो है खोखला करने के लिए अपना जो है अग्रसर करता हो या अपनी जो है दबदबा इस पे बनाए रखना की कोशिश कर रहा है। तो इसमें साफ क्लियर है कि वो विश्व के जो है विकसित राष्ट्र में से आता है और वो जो सार्क जैसे छोटे जो है संगठन में सम्मिलित होने का जो उसका उद्देश्य है सिर्फ इतना सा है कि वो जो है सार्क के सदस्य देशों के ऊपर वो राज्य करना चाहता है और अपना प्रभुता को बनाए रखने के लिए अग्रसर होना चाहता है। तो इनसे बचना भी इनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पारंपरिक मतभेद को एक तरफ रखना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच पाए जाने वाले मतभेदों को भरमार है, परंतु पारंपरिक संयोगों के विकास के लिए इन पारंपरिक मतभेदों को एक तरफ रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये देश पारंपरिक विवादों में ही उलझे रहे तो पारंपरिक संयोग की मांग पर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसमें कोई दो राय भी नहीं है और इसमें कोई तरफा बात भी नहीं है। उसके बाद पारंपरिक संयोग के नए क्षेत्रों की तलाश। दक्षिण एशिया के देशों के बीच लंबी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझे पाए जाती है और पारंपरिक सहयोग से वे इन साझों को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए दक्षिण एशिया के देशों को पारंपरिक सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए और अपनी जो है पुरानी साझों को और भी मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि पारंपरिक सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की तलाश करना भी जो है सार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मान्य भी रखती है।
उसके पश्चात है हमारे सार्क के लोगों का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। सार्क लोगों का जो आंदोलन बनाया जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कहते हैं विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग जो है 1/5 भाग दक्षिण एशिया में रहता है और इस क्षेत्र में बसने वाले लोगों के बीच पारंपरिक प्रेम और सद्भावना के निर्माण के लिए सार्क को लोगों का आंदोलन बनाया जाना चाहिए। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बसे लोग डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापक और विद्यार्थी, समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और कलाकार आदि के लिए वीजा शर्तों को नर्म बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ जो है नए टेक्नोलॉजी, नए रूल रेगुलेशन सीख के आएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं और इसका जो है इस्तेमाल वो देश के हानि पहुंचाने के लिए कर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उस देश की जो है उनकी जो है लोकतांत्रिक पे खतरा उत्पन्न करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर वीजा सस्ता भी करते हैं, तरीका सही, रूल रेगुलेशन सही भी करते हैं, तो वो आतंकवादी गतिविधियों को और भी तेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है उस देश में अशांति फैल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। उसके बाद है संयुक्त समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता। कहते हैं कि हम भली भांति जानते हैं गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, कुपोषण, सामाजिक बुराइयां और अंधविश्वास आदि इस क्षेत्र के में बसे लोगों के लिए संयुक्त समस्या है, जिसको समाधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक हम इस समस्याओं को कुछ चक्र से बाहर नहीं आते हैं, हम विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल नहीं हो सकते। तो ये बात तो बहुत साफ है कि जब तक ये कुप्रथाएं खत्म नहीं होगी, हमारा देश जो है कभी भी या कोई भी सार्क देश जो है वो कभी भी आगे अग्रसर नहीं हो सकती है और न ही विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि देश को जो है अंधविश्वास ही इसको जो है खोखला करने में अग्रसर है। उसके पश्चात है दक्षिण एशियाई चेतना पैदा करना। देखिए, दक्षिण एशिया में बसे लोगों के दिलों में दक्षिण एशियाई चेतना पैदा किए जाने की जरूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें उनके संयुक्त इतिहास के अवगत करवाया जाने की आवश्यकता है। अगर किसी देश के इतिहास के बारे में जाना जाए तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आज यह 8 देश अलग अलग हैं, परंतु एक समय था जब यह देश एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई थी। अगर आपने पढ़ा भी होगा, अगर जाना भी होगा अगर इतिहास, तो आप जानोगे कि सारा देश जो है, जितना भी एशिया के क्षेत्र है, पहले एक हुआ करती थी और यहाँ पर जो है राजा आपस में लड़ा करते थे और आपस में ही कट मर गए। तो ये उन्होंने इतिहास से कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया। ठीक है, और आज भी वही गलती कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे राजाओं को, जो दूसरे राष्ट्र हैं, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए वो अग्रसर कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं वो ऐसा ही नहीं हो जाए कि दूसरे राजा ने बाबर को यहाँ इंडिया में निमंत्रण भेजा था कि यहाँ पर आइए और मुझे यहाँ पर राजगद्दी में बैठाइए, लेकिन जब बाबर जो है भारत पे आया तो सदैव के लिए जो था वो भारत का ही रह गया और जो राजा ने उसको निमंत्रण भेजा था उसको ही मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि हम आपस में लड़ते रहें मिलके, जो देश, जो आसपास के देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, और जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जो है, जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो आके भारत पे अटैक कर दे, जिसमें अमेरिका जो है सदैव ताक में रहती है और चीन तो सबसे आगे अग्रसर है। तो ये सब बातें को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है आतंकवाद और पर्यावरण सुरक्षा और मानव जो है अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त रणनीतियां। देखिए दोस्तों, ये चीजें जो होती है, आतंकवाद, पर्यावरण सुरक्षा और मानवाधिकार, ये सभी देशों के लिए जो है सेम प्रॉब्लम है। तो हर देश को इस पे जो है मुद्दे पर गंभीर समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता है। आतंकवाद, पर्यावरण की सुरक्षा और मानवाधिकार के उल्लंघन आदि अति गंभीर मुद्दे हैं और कोई भी अकेला देश इस समस्या का नियंत्रण नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अपने देश में आप पर्यावरण सुरक्षा कर लेते हैं तो पर्यावरण का प्रभाव जो सिर्फ एक देश पे तो नहीं होती है ना, इसका हवा जो है प्रत्येक देश में जाती है, तो दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव उतना ही रहेगी। तो इसलिए कहते हैं इसको अकेला कर पाना संभव नहीं है। आज दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश इन समस्याओं से पीड़ित हैं और उन्हें इनके समाधान के लिए संयुक्त राजनीति अपनाई जाने की आवश्यकता है। उसके बाद है नियमित सम्मेलन, रेगुलर समिटेड। हमने ऊपर पढ़ा भी है कि सार्क के वार्षिक सम्मेलन में काफी अनियमितता पाई जाती है, जिस कारण समय समय पर विभिन्न मुद्दे पर विचार नहीं हो पाते हैं। इसलिए भी सार्क के वार्षिक सम्मेलन को नियमित किया जाना चाहिए, ताकि समय समय पर पैदा होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके। सम्मेलन रहे कि 2014 के पश्चात आज तक जो है सार्क कोई नियमित सम्मेलन नहीं हो पाया है। तो ये बात भी बहुत गंभीर है। आप भी सोच सकते हो कि जो है 2014 में हुआ था और आज जो है 2022 है। सिर्फ जो है कहते हैं कि जो कोरोना वायरस था उसमें जो था जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सम्मेलन हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। ठीक है, तो 2014 में जो है प्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन हुई थी, उसके बाद कोई सम्मेलन नहीं हुआ। ये साफ जाहिर करता है कि देशों के बीच क्या है, मतभेद है, मनमुटाव है और हर देश जो है एक दूसरे देशों का शोषण करना चाहता है। तो ऐसे में जो है सार्क का भविष्य क्यों ऐसे उज्जवल हो सकता है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
इन सब बातों से जो हमने पढ़ा है उसे समझने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सार्क एक प्रभावकारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है और इसलिए इसे और भी प्रभावशाली बनाए जाने की जरूरत है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊपर लिखित सुझावों की तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए सार्क देशों के बीच एक पासपोर्ट और एक करेंसी की व्यवस्था भी की जाने की आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, ये चीजें बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विकास करने के लिए। अब हम देख सकते हैं कि सार्क की भविष्य क्या है। आखिर सार्क का जो होगा भविष्य क्या हो सकती है, ऐसे अगर परिस्थिति रही तो उसका भविष्य क्या होगी, देखते हैं। सार्क का जो भविष्य, हम जानते हैं कि सार्क की स्थापना के 36 वर्ष के लगभग हो गए हैं, परंतु यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाया है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के आर्थिक, समाज एवं सांस्कृतिक विकास के जो है गति प्रदान करना था। इन देशों के मध्य आपसी निर्भरता एवं आपसी विश्वास में वृद्धि करना था और सामूहिक हितों वाले मसलों को संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी मसलों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने का था, जबकि यह सब कुछ हो नहीं पाया है। वास्तव में सार्क एक बटे हुए घर की तरह है जिसमें हर देश अपने निजी हितों के ऊपर नहीं जा पाया है और आज सार्क आपसी मतभेदों को हल करने का मंच बन कर रह गया है। सिर्फ देश जो है अपने ही प्रॉब्लम को यहाँ पर प्रलाप गा रहे हैं। सार्क के लिए कोई भी देश जो है अग्रसर नहीं है। दक्षिण एशिया के इन देशों के मध्य आपसी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को काफी संभावनाएं हैं जिनकी पूर्ति करने में सार्क पूरी तरह से असफल रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन और ईरान आदि देश को सार्क का सदस्य बनाकर भारत को जो है महत्व वो कम कर दिया जाए, जबकि भारत पाकिस्तान आपसी विवाद सार्क की कार्यशीलता को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। दोनों देशों को आपसी विवादों को एक तरफ रखकर सार्क के उद्देश्य की पूर्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्क के सारे सदस्य देशों और विशेष भारत और पाकिस्तान को आपसी मतभेद को ऊपर उठकर सार्क देशों के जो है पूर्ति की जो है पहल देनी चाहिए और एक दृढ़ आर्थिक समूह की तरह इस संस्था की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जो है 8 दिसंबर 2020 को सार्क के जो है 36वें चार्ट दिवस यानी 36 चार्ट डे के अवसर पर बोलते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री और सार्क के वर्तमान चेयरमैन केपी शर्मा ओली द्वारा सार्क के सदस्य देशों के संगठन को अधिक गति प्रदान किए जाने और परस्पर विश्वास तथा क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि किए जाने की निमंत्रण दिया गया था। स्मरण रहे कि 2014 के बाद आज तक जो है सार्क का कोई नियमित सम्मेलन नहीं हुआ है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे अगर बढ़ना है तो सबको मिलकर चलना पड़ेगा, सबको मिलकर साथ देने की आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सार्क का भविष्य है तो उज्जवल है, लेकिन कुछ देशों के जो है कुछ नीतियों की वजह से जो है सार्क आगे नहीं बढ़ पाया है। इसी के